ओली सरकार ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे ही दिया। देना पड़ेगा, नहीं देता तो वो भाज पाएगा। ओली भी हत्या में है, वो भी हत्यारा है। सरकार उनका जान ले सकती है तो ये भी इन दूसरा का जान ले सकते हैं ना। आप क्यों ऐसा नहीं सोचता? ताली तो एक हाथ से नहीं बजता, दो हाथ से खिलाफ हो सकता है। सरकार ने जहाँ 23 आदमी के ऊपर में गोली चलाई, तो गोली चलाने के सरकार का शूट आउट साइट करने का आदेश किया था। कितना बड़ा दुर्भाग्य जनता के लिए। और बोलता है लोकतंत्र। क्या ये लोकतंत्र है? तो आप मानते हैं कि राजा का शासन ज्यादा बढ़िया है सरकार चलाने से? बुरा क्यों नहीं है? हिंदू का देश है, हिंदू का जन्म स्थल है। वहाँ में जाके मुझे तो बांग्लादेशी लेके घुसपैठिया आगे बैठ रहा है, रोंगे मुस्लिम रोंगिया आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं, तो वो देश उसका है, इनका नहीं है। नेपाल में कानून व्यवस्था है ही नहीं। आप जब किसी राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? बाकी मुसलमान, बाकी क्रिश्चियंस वहाँ से भाग जाएं? नहीं, वो घुसपैठिया है। ये लोग सब जाएंगे वापस, जहाँ से आया वहीं जाएंगे। भारत में जाते हैं, हम बोला चाइना इतना रुपया दिया, तुम कितना देगा, कंपेयर करके मांगे। और फिर अमेरिका जाते हैं, बोला भारत इतना दिया, चाइना दिया, तुम कितना दोगे। ये नेता देते हैं, यही जो दलाल। तो नेता का ये। और राजनीति करना पड़ेगा, देश का संपत्ति बेच कर राजनीति करने का कोशिश करते हैं। हमारे भारत में प्रतिक्रिया, नेपाल भारत नाम अलग है, देश अलग है, संस्कृति एक है। नेपाल को लेकर तो बहुत सारी चर्चाएं आपने हमेशा से सुनते रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है, वहां पे जाना चाहिए। बट नेपाल को लेकर इस वक्त जो पिछले एक हफ्ते में सारी खबरें सामने आई, जो नेपाल में चलता हुआ प्रोटेस्ट है, जनजी प्रोटेस्ट है, उसको लेकर बहुत बवाल मचा है। वहाँ पे तख्ता पलट हो गया, सरकारें ख़त्म हो गई, दूसरी सरकार बन रही है, इंटरिम प्रधानमंत्री भी वहाँ आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ हमारे पीछे एक सवाल छोड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर ER विष्णु प्रसाद बरल मौजूद हैं, जो कि पूर्व IAS ऑफिसर रहे हैं, OSD टू चीफ मिनिस्टर मेघालय एंड भारतीय समाज रत्न अवार्डी रहे हैं सर आप, फाउंडर इंटरनेशनल चेयरमैन नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना मंच भी आप रहे हैं। तो आज का हमारा जो ये चर्चा का मंच है, इस पे नेपाल को लेकर चर्चा करेंगे और आप खुद आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जो नेपाल ने हालिया संकट की जड़ें देखी हैं नेपाल ने, आखिरकार एक सोशल मीडिया बैन इतनी बड़ी राजनीतिक बगावत में कैसे बदल गया? ऐसा है, नमस्कार जी। ऐसा है कि आपका जो सोशल मीडिया बैन करना अभी आज की दिन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, इससे क्या है कि लोगों को प्रमोट करता है जी। तो और देश में खाली प्रमोट नहीं करके इसको विकास में भी इसका भागीदारी बनता है जी। और योजना इम्प्लीमेंट करने में भी इसका पारदर्शिता लाता है जी। ये सब को इन्होंने बंद करने का एक रीज़न ये था कि इन्होंने भ्रष्टाचारी वर्ल्ड में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो आंकलन किया था, जो अवलोकन किया था, वो अवलोकन के हिसाब से जी। संयुक्त राष्ट्र ने एक नोटिस जारी किया था कि नेपाल टॉप विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉप में भ्रष्टाचार में आ गए, पहुंच गए। तो ये इसका साथ साथ सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। जब सोशल मीडिया में ज़्यादा होने लगा तो ये लोग ने सोचा कि आज ऐसा सोशल मीडिया सब जनता को पता लगा तो हम सोशल मीडिया क्यों बंद ना करें। सोशल मीडिया बंद करे तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो ये लोग 1800 सन के तरफ ले जा रहे थे, अंधकार में ले जा रहे थे, देश जनता को अंधकार में रखने जा रहे थे। लेकिन वो जमाना तो अभी नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। इसके चलते 4 तारीख इन लोगों ने निर्णय लिया, 5 तारीख को आंदोलन शुरू हुआ। हाँ। तो इसका वजह यही था कि जो स्टूडेंट आज कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से भी, टेक्नोलॉजी का माध्यम अपग्रेड के लिए भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, उसका भी एक नुकसान हो गया। तो इसके हिसाब से आपको लगता है क्या ये सिर्फ एक फ्री स्पीच का मुद्दा था, या कहीं ना कहीं युवा वर्ग पहले से ही बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और असमानता से जो है परेशान और हताश थी? बेरोजगार तो इसमें कोई सोचने का विषय। 19 लाख युवा एक साल में बाहर जाते हैं तो बेरोजगार का तो मतलब प्रश्न ही नहीं आ रहा है। वहाँ बेरोजगार तो है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। जो पैसा आता है वो पैसा ये लोग ने 4 बंदा बैठ के भाग बंडा करते हैं। जो योजना आते हैं कि ये योजना में इतना पैसा, ये योजना में इतना पैसा, कहीं से ग्रांट आता है, अनुदान आता है, उसको 4 आदमी में भाग बंडा होता है। तो रोजगार का तो मतलब ही नहीं हो रहा है। तो और युवा क्या कर सकते हैं? रोजगार नहीं है, एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन नहीं है, और कम्युनिकेशन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो टेक्नोलॉजी नहीं है, अपग्रेड टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, तो युवा ऑटोमेटिक बाउंड होते हैं और मजबूर होते हैं कि बाहर जाके वेटर काम कर ले। हाईली क्वालिफाइड युवा है,
क्या करें, बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं। इस तरीके से ये तो एक आक्रोश था ही युवा में, जी। एक नंबर। 2 नंबर में आप आइए, भ्रष्टाचार का एक आक्रोश था ही, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ही सोशल मीडिया बंद किया गया है, ये भी एकदम प्रमाणित है, तो ये भी आक्रोश था। 3 नंबर जहां रहा कि तोड़फोड़ के बाद, तोड़फोड़ तो ये से सराहनीय बोलना चाहिए, क्योंकि जो तो संपत्ति बनाया गया नेता ने, ये जनता का अनुदान का पैसा, जनता का ये जो प्रोग्राम का पैसा, जनता का स्कीम के पैसा, और उसके बाद में आपका ये जनता का ही सब जितना पैसा था जनता तो जनता ने उसका ये तो बड़ा गलत रास्ता चुना उसको अपने वापस लेने के लिए। जनता ने जो है विद्रोह मचा दिया, वहाँ तोड़फोड़ इतनी सारी कर दी, इतना नुकसान कर दिया, दुकानें लूट ली, गाड़ियाँ तोड़ दी, घरों को आग लगा दिया, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को, वाइफ को जिंदा जला दिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है ये सही था? ये कौन सा प्रोटेस्ट है जिसमें जानें ली जाती? ऐसा है, आप देखा जाए, सरकार उनका जान ले सकती है तो ये भी इन दूसरा का जान ले सकते हैं ना। आप क्यों ऐसा नहीं सकता? ताली तो एक हाथ से नहीं बजता, 2 हाथ से कलाप हो सकता है। सरकार ने जहाँ 23 आदमी के ऊपर में गोली चलाई, तो गोली चलाने के सरकार का शूटर साइड करने का आदेश किया था। हाँ, ये अब एक में आइए, मानवाधिकार का हनन कर दिया सीधा सीधी। अब ये मानवाधिकार का हनन है, आप मार नहीं सकते हैं, आपको राइट टू आप लाइफ, ये उसमें सेक्शन 20 में लिखा गया है, मानवाधिकार में, ह्यूमन राइट्स एक्ट में। तो क्यों उन्होंने वायलेट कर दिया? जब वो वायलेट करते हैं तो ये भी वायलेट होते हैं, और आक्रोश के ऊपर और आक्रोश हो गया। अब आग के ऊपर केरोसिन डाल दिया इन्होंने। जब आग थे, जनता बबल गया था, सब कुछ हो रहा था, तो इतना बड़ा ये लोग ने निर्णय गलत ले रहा था, और जनता को दमन किया गया था, हमेशा दमन किया था। आज तक जनता को बोलने दिया। देखिए, एमसीसी एक परियोजना ले आया ये लोग ने। एमसीसी का मतलब मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन, एक एनजीओ 1860 एक्ट में रजिस्टर हुआ है वो। और वो जो एनजीओ को लेकर नेपाल में वो लोग सहभागीदार बना रहा है सरकार के साथ, वो भी पार्लियामेंट से बिल पास कर रहा है। उसको कि टोटल जो रेवेन्यू आपका 500 करोड़ आएगा जनता का पैसा, उसमें देश के राजस्व, उसमें 25% एमसीसी का हुआ। ये कहाँ का नियम है? और वो ऑडिट करने के लिए इनके एमसीसी का ऑडिट करने के लिए कोई पावर नहीं। एमसीसी चाहे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इस तरीके का इन्होंने बहुत योजना लेके आया योजना के नाम में, और सारे भ्रष्टाचार हुआ। वो एक आक्रोश था। उसके बाद भी जनता को शूट आउट करा, उसके बाद भी बोला जनता दमन कर दिया, उसमें भी तो 2200 आदमी मार दिया। तो ये कहाँ है जनता? तो आपको लगता है कि सिर्फ एक डिजिटल गुस्सा था, या कहीं ना कहीं संगठित राजनीतिक क्रांति भी थी? राजनीतिक क्रांति नहीं था, ये एकदम प्योर ये तो स्टूडेंट का था, युवा का था, यूथ के था। इसमें देखिए राजनीति को हम जोड़ नहीं सकते हैं। इसमें ये जायज था, क्योंकि देखिए जनता को दमन करना कौन लोकतंत्र में लिखा है? जनता को पैसा लूटना, करप्शन करना, भ्रष्टाचार करना कौन लोकतंत्र में लिखा है? और जनता को हत्या करना कौन लोकतंत्र में लिखा है? जनता को बलात्कार करना कौन जनता को उसमें संविधान में लिखा हुआ है? ये कॉपी एंड पेस्ट संविधान लाया। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ओली सरकार के बीच अगर इस तरीके के मुद्दे थे तो ये पहले तो कभी आवाज उठाई नहीं गई इस पे, इस तरीके से कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा हो, कि बलात्कार हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इतना कुछ हो रहा है। ये तो सीधा एक आक्रमण ऐसा हुआ कि जहां जनजी प्रोटेस्ट ने एक अलग ही रूप ले लिया। ये तो अंतिम अति हो गया, अत्याचार हो गया। ये लास्ट ऑप्शन था, नहीं तो डू और डाई। इसमें ये डू और डाई के एक ऑप्शन था, वही डू और डाई का ऑप्शन लेके इनको हटाना था। क्योंकि इन्होंने देखिए एमसीसी के टाइम में 2200 आदमी को मार दिया गया, और प्रचंड ने स्वयं 2200 आदमी मार के बोल रहा है कि मैंने मार दिया, मैं जिम्मा लूंगा। उसका बावजूद ही वो प्रधानमंत्री बन रहा है, उत्तर प्रदेश राजनीति में बैठ रहा है। आप सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य जनता के लिए। और बोलता है लोकतंत्र। क्या ये लोकतंत्र है? कहाँ लिखा है लोकतंत्र में? लोकतंत्र का परिभाषा ही इनको पता नहीं है आज तक। नेपाल में आप ये जो 2400 नेता है, 2400 नेता को पूछे छोटा बड़ा मिला के, और टोटल वर्ग क्षेत्र कितना है? 1,47,810 किलोमीटर। तो ये कहाँ का स्वतंत्र है कि वहाँ के नेताओं के घर जला दिए जाएं, उन लोगों को बेघर कर दिया जाए, इस तरीके के जो है अपमानजनक हादसा हो जाए? क्या यह आक्रोश की चरम सीमा थी? सही में कहीं ना कहीं राजनीतिक नेतृत्व पर भी भरोसा पूरी तरह टूट चुका था जनजीज का? नहीं, राजनीति का भरोसा, नेपाल तो राजनीति से चलने वाला देश ही नहीं है। आप ये आज भी देखिए, अभी सुशीला कार्की जी अंतरिम प्रधानमंत्री बने, ये भी पूरा टर्म नहीं कर पाएंगे। और इसमें भी नहीं, क्योंकि जहाँ मामला है हिंदुत्व का देश है, जहाँ देवी देवता का जन्म स्थल है, भगवान का जन्म स्थल है, वहाँ में राजनीति से चलने वाला देश नहीं है। वो वहाँ में भगवान ही चलाएगा। तो इस तरीका का एक हमारा हुआ। और जब समुद्रगुप्त मौर्य ने पुराण में उसमें लिख के गया है,
पुराण महापुराण सब में लिखे गया है कि नेपाल एक सांस्कृतिक नाम है, इसको नहीं मिटा सकता है। तो ये लोग नेपाल नाम मिटाने में लगे हुए हैं, तो इसलिए आक्रोश तो वो भी है। और जनता को दमन करना वो भी आक्रोश है। तीसरा भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम में पहुंच गया था, वो भी आक्रोश है। चौथा 22,000 हत्या करके मैं जिम्मा ले रहा हूँ, बोल रहा है वो कुर्सी में बैठा रहना, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो आप समझते हैं कि ओली सरकार ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे सही कारण क्या है? सही कारण भ्रष्टाचार है, सही कारण जनता को दमन है, सही कारण लोकतंत्र का अपहरण है, सही कारण ये आपका हत्या है। हत्या ओली भी हत्या है, वो भी हत्यारा है। लेकिन जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह रहा है, जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इतनी बड़ी जंग हो गई, वो तो यही कह रहे हैं कि जंजीस चाहते थे कि वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद ना हो, उनकी क्रिएटिविटी ना रुके, सिर्फ उसके पीछे एक बड़ा मुद्दा खड़ा किया गया। बाद में इसको एक अलग दिशा दी गई कि करप्शन की वजह से इतना बड़ा हादसा होने शुरू हुआ वहाँ पे। नहीं, वो सोशल मीडिया तो एक बच्चे को खिलौना दे के जो खेलते रहो, मैं काम कर रही हूँ बोल के कहीं माँ ने बच्चे को खिलाने वाली जैसा बात है। सोशल मीडिया तो एक अति हो गया, अत्याचार हो गया, सब कुछ बंद कर रहा है, 1800 में ठेल रहा है, ब्याज जा रहा है। तब तो वो तो मेन मुद्दा बना के आगे लिया, लेकिन इसके पीछे 5 मुद्दा है। 5 मुद्दा, एक भ्रष्टाचार है, एक बलात्कार है, एक आपका जनता दमन है। जनता बोलने का राइट ही नहीं, जनता बोलता था शूट आउट साइट ऑर्डर होता है, तो जनता अगर आवाज उठाते तो शूट आउट साइट ऑर्डर करता है। कहाँ है वो लोकतंत्र में? तो वो भी एक मुद्दा था। उसके बाद में आपका प्रचंड ने स्वयं 22,000 आदमी मार के प्रधान। अगर इतना सब कुछ हो रहा था वहां पे, तो आप मुझे एक बात बताइए विष्णु जी, सिर्फ जेंजीज ही क्यों? वहां पे ये वर्ड ही क्यों इस्तेमाल किया गया कि ये जेंजी प्रोटेस्ट है? अगर ये इतना बड़ा कारण था, करप्शन इतना बड़ा कारण था, वहाँ पे शोषण इतना बड़ा कारण था कि लोगों का शोषण हो रहा था, वहाँ पे मौतें हो रही थी, लोगों पे गोलियां चल रही थी, तो बाकी जनता कहाँ है? ऐसा है, ये जनजी तो एक नाम है। ओके, जनजी तो एक नाम है, ओनली जस्ट प्रोनाउन जैसे था, एक नाम है कि जनजी। अगर जनजी अकेला ऐसा, सारा जनता जनजी के साथ थे। अगर सारा जनता नहीं होता तो आर्मी को नियंत्रण में ले नहीं सकते थे, और इनको दमन नहीं कर पाया। ये लोग ने 22-25 51 आदमी तो मार दिया, 51 तो मर गए, तो इनको तो शूटर साइड कर दिया इन्होंने। और जहाँ जो इन्होंने आंदोलन और शूटर साइड करने के बाद में और आक्रोश इसलिए बढ़ा, और इनके ऊपर में इसलिए इनको भी मारने के लिए उतारना पड़ा कि तुम हमको मार सकता था, हम भी तुमको मार सकता है। तुमने सरकार चला के मार सकता है, हम बिना सरकार भी मार सकते हैं, जनता के साथ मिलकर मार सकता है। तो इसलिए सब जनता, पार्टी नहीं देखा किसी ने कुछ नहीं देखा, न्याय देखा। और ये आवश्यकता था, ये जो आंदोलन था, ये आवश्यकता भी था, इन लोगों को हटाना भी था। तो सारे जनता एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आया, तभी जाके तो ये लोग हटे, नहीं तो कहाँ से हटता? अगर डिवाइडेड होता तो नहीं हटता। मकसद था इनको हटाना, आवश्यकता है, ये तो रह ही नहीं सकता है। ये राजनीति रहे तो देश तो खत्म कर देंगे ना। आदि के देश का क्या हाल हो गया आज आप देखिए। 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर, मैंने पहले बोला, अरुणाचल आपने भारत का एक प्रांत है, अरुणाचल प्रदेश, वहां में 84,000 स्क्वायर किलोमीटर है। वहां में कितने सांसद है? 2। आप बताइए, इतिहास बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास बोल रहा है, रिकॉर्ड बोल रहा है, डाटा बोल रहा है। तो उसी तरीका से नेपाल में 147 आप बोला 2/3, तो वहाँ 2 का जगह 3 कर लो। तो वहाँ में क्या जरूरी है 7 प्रदेश वहाँ, और इतना छोटा एरिया में वहाँ क्या जरूरी है? हमारा ये जो 2400 नेता, इनको पालने के लिए 1 महीना में करोड़ों रुपये का आवश्यकता है। कहाँ से पैसा आएगा? और गरीब है, उधर रोजगार नहीं है, उधर माँ पिताजी रोते रोते बच्चे को बाहर भेज रहे हैं काम करने के लिए, और वहाँ से पैसा भेजते हैं तो वो रिमिटेंस आता है, तो ये लोग ही लूट रहा है, तो इन लोग का पीछे लगा रहे हैं। तो कहाँ से आप? और नेपाल में 400% भंसर होता है क्या? कहीं लिबियन टैक्सेस वर्ल्ड में, विश्व में आप देख लीजिए 28% हाईएस्ट है, 28% हाईएस्ट, उससे ज़्यादा कहीं हो ही नहीं सकता। नेपाल में 400% लिबियन टैक्सेस ड्यूटी लगाया हुआ है। तो ये क्यों कर रहा है ये लोग? तो इसलिए इनको हटाना आवश्यकता है। लिबियन टैक्सेस को डाउन में 0% करने हमारा मुद्दा है। नेपाल इंडो सपोर्टिंग संबंध का जो दिन डिक्लेयर होता है उस दिन में 0 हम डिक्लेयर करने का तत्पर बैठा है। 2 घंटा में 0 होगा, ये भी हमारा मुद्दा है, एजेंडा है। और हमने 1 करोड़, अभी एक सांसद आके बोलता है आर्मी को हटाओ, 1.5 लाख आर्मी है, उनको भी भगाओ बोलता है। अरे 1.5 लाख आर्मी भी हट जाए तो तुम क्या देश बेच दोगे? इस तरीके का संसद बन के। आखिरकार देश तो कहीं ना कहीं आर्मी की भी नहीं सुन रही ना जेंजीस। वहाँ पे 1 लाख आदमी क्या सुने? आर्मी कैसे कंट्रोल करेगा 1 लाख आदमी? तो जनता ज़्यादा है ना। जनता ने साउथ को आप देखिए, जिम को ने क्या कर रखा है। तो अब ये हाल ये करने चाहते हैं और भ्रष्टाचार करने चाहते हैं, इसलिए आर्मी 20 लाख भी वहाँ आवश्यकता है। अपॉइंटमेंट करना भी जरूरी है, और उसको भी हटाने में लगे हैं ये लोग। आर्मी को पूरा रिमूव करो, आर्मी को। वहाँ सरकार कैसे चलेगी? वो लोग खुद चलाएगा, खुद बेचेगा, नाम हटा देगा, काम खत्म। इनका ये है मंशा।
किसकी मंशा है ये राजनीतिक दल की मंशा है, ओली की मंशा है, प्रचंड की मंशा है, शरद देवा की मंशा है, इसलिए तो ये लोग का ऊपर। और अब क्या, अब तो हेलीकॉप्टर से लटक के लोग वहां से जा रहे हैं और मंत्री वहां से भाग रहे हैं। ओली सरकार ने जो है अपना रेजिग्नेशन दे ही दिया। देना पड़ेगा, नहीं देता तो वो भाज पाएगा, और ये 2 दिन भी बात नहीं पाएगा। जिस तरीके से ये लोग ने अत्याचार किया तो उसको तो होना ही है, रिवेंज तो होना ही है। आपका ऊपर कोई हत्या करता है तो रिवेंज के बहुत सारे पहलू हैं। हाँ, बहुत सारे पहलू हैं विष्णु जी। एक रिवेंज होता है आप जो है कानून के दायरे में रहकर करें। कानून के दायरा वहाँ पे कुछ अब रहा नहीं। वहाँ कानून किसे कहते हैं वहाँ किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों की क्या गलती है जो वहाँ पे टूरिस्ट हैं, जो वहाँ पे आम जनता है, जंजीज उन्हें भी परेशान कर रहे हैं। उनको भी बहुत सारी हत्याएं हो गई, कुछ आर्मी के लोग भी मारे गए। अगर कहीं ना कहीं ओली सरकार प्रशासन चला रही थी तो ओली सरकार ने तो रिजाइन मानने के बाद जो है वहाँ पे आर्मी वालों को जंजी लोगों ने इतना मार दिया, इतनी जानें चली गई। आप गिनती गिनिए, आप वीडियोस देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एक एक दो ब्लॉगर वहाँ पे गए और वहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री के मीडिया जर्नलिस्ट भी जा रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग उनको खड़े नहीं होने दे रहे। तो आवाज़ किसके पास पहुँचाना चाहते हैं ये आवाज़ उठाई किस चीज़ के लिए गई? एग्जैक्टली आवाज़ किस चीज़ के लिए उठाई गई? सरकार हटाने के लिए। अगर सरकार हटाने के लिए आवाज़ थी, अब सरकार चले गई, अब क्या? ऐसा है, जब इन्होंने प्रशासन कानून, जब स्वयं शासन में बैठ के प्रशासन नहीं मानता है जी, स्वयं शासन के बैठ के जुडिशियल पैरामीटर नहीं मानता, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र प्रभाव का बॉडी है, एक ये है ऑटोनमस बॉडी है, स्वतंत्र प्रभाव इंडिपेंडेंस बॉडी जुडिशियल फॉर्मेट में, उसको सरकार नहीं मानती है। सब किसी को नहीं मानते, उसका ऊपर ये लोग दमन कर रहे हैं तो जनता तो उसमें आना ही पड़ेगा, टिट फट टैट में निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता है। अगर आप नरम हो गए, वो गरम हो जाएंगे तो वो गरम ही रहता रहेंगे, आप नरम का नरम ही पड़ा रहेंगे। वो हाल आज तक होते रहा है। एमसीसी आया, वही हाल रहा, जनता ने सुन लिया, मान लिया, दमन हो गया, आदमी मर गया, हत्या हो गया, सब कुछ हो गया, बर्दाश्त कर लिया। फिर उसके बाद में आपका ये भ्रष्टाचार में आवाज़ उठाया, उसमें भी यही हाल हुआ। तो आज करते करते अति हो गया, तब ये अब तो तुम करते हो तो हम भी तुमको। चलिए ओली सरकार गिर गई, वहां पे सरकार अब गिर गई। चलिए अब बात करते हैं सत्ता परिवर्तन की। सुशीला कार्की वहां पे आ चुकी हैं। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये लोकतांत्रिक वही प्रक्रिया है जिसमें आर्मी बैक्ड समाधान समझा जा रहा है, या सच में ऐसा कुछ पहले से चाहा जा रहा था जो अब हो रहा है? ये तो सुशीला कार्की जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला है और प्रथम महिला है कि नेपाल के आज प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाल रही है। और उनको मैं सिर्फ 6 महीने के 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 दिन के लिए नाम तो लिख दिया। चलिए, हाँ, नाम तो लिख दिया। हाँ, ठीक। नाम लिखना मतलब अभी इंटरिम प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। 1 नंबर। 2 नंबर, सुशीला जी को मैं ये भी याद कराना चाहता हूँ कि आपने काम करते करते आपके पीरियड में आपको महाअभियोग लगा के ये लोग ने भगाया था, क्या वो उचित था? क्या किस लिए भगाया गया था? महाअभियोग। अच्छा, उनके ऊपर महाअभियोग लगा के पद से इस्तीफा देकर जबरदस्त कानून से बाहर कर दिया। बताइए, आपकी ही जनता ने उनको भी एक बार भगाया था। हाँ, तो आज आपकी जनता नहीं भगाया था, ये बात तो आप लोग का गलत है। शरीर जो चुन के ऊपर जाता है वो लोग ने भगाया था, जनता ने तो नहीं बोला था कि ऐसा काम करो। जनता तो इसलिए प्रतिनिधि बनाते हैं कि हम लोग इतना सक्षम नहीं है, हम लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं होते हैं। तुम लोग जाते हो, तुम लोग ऊपर में जाके हमारा बात रख सकते हो, जनता का समाधान कर सकते हो। तो इस और क्या देश में ये हो रहा है उसको तुम रोकथाम कर सकते हो, और कैसा कोऑर्डिनेट करना, कैसा पहल करना, कैसा विकास करना, कैसा योजना लाना, तो तुम ये काम के लिए जनता चुन के भेजती है। ये नहीं कि तुम जाके तुम अपना मर्जी से हम नहीं कर रहा है, जनता रहा है, जनता का नाम लो, करो तुम खुद। ये खुद ही लोग ने किया, क्योंकि भ्रष्टाचार में उसे कुछ अहम ऐसा मुद्दा था कि उसने निर्णय ली गई थी चीफ जस्टिस जब से, तब जाके इसने इसको महाअभियोग लगा के तो हम लोग को जेल भेजेगी, चलो इसको बाहर करो। तो इसको मद्देनजर रखते ही प्रधानमंत्री जी को काम करनी चाहिए। अभी जो इन्होंने क्या क्या कर दिया उनको भी आगे लानी चाहिए, और अंतरिम सरकार का ये जो इसको इस्तीफा देनी चाहिए, और अंतरिम जो संविधान है उसको भंग करनी चाहिए, और न्यू संविधान 47 के संविधान के दोबारा देश में चालू करनी चाहिए। गारंटी कौन देगा कि सुशीला कार्की के साथ भी ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा ओली सरकार के साथ हुआ? नहीं, गलत काम करेगा तो अभी नेपाल में ऐसा है, जब तक स्थिरता तो अभी नहीं है। अभी जब इलेक्शन के बाद ही स्थिति का बात कर सकता है। इसको इंटरियम है, डे टू डे है। मान लीजिए डे टू डे लुक आफ्टर दी वर्क दी कंट्री, ये अंतरिम का मतलब ये मैं समझता हूँ। उसके इसके अगर ये काम सही नहीं करेगी तो कोई भी, नॉट ओनली सुशीला कार्की, कोई भी नहीं, तो वहाँ में एक राजा का बिना कोई विकल्प नहीं है। अब राजा को ही जगह, क्योंकि हिंदू का साम्राज्य वही है, वहाँ धर्म परिवर्तन सर्वमय पर है। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि वहाँ पे जो है नेपाल में इस वक्त राजा का शासन हो सकता था?
एक वक्त दो बीत गया जब राजा का शासन हुआ करता था। नहीं, बीता नहीं, ये लोग ने जबरदस्ती उसको बाहर कर दिया और उन्होंने रिजाइन नहीं किया, जबरदस्ती छीन तो लिया आप है। मानते हैं कि राजा का शासन ज्यादा बढ़िया है सरकार चलाने से? बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा है। एक नाम बता दीजिए जो नहीं, राजा नेपाल को जो है बढ़िया बना दे वापस वैसे ही जैसे था नेपाल। नहीं, 5 चीज का गारंटी राजा के पास है। आप इतिहास बोल रहा है, आप सर्च करिए गूगल में। एक गारंटी क्या है? धर्म परिवर्तन रोकथाम, जो धर्म परिवर्तन करेगा फांसी का सजा, और गाय काटने पर फांसी का सजा। ये तो आप लोग सुने होंगे, हिंदू देश था। देखिए नेपाल को हिंदू राष्ट्र बोला जाता है, हिंदू राष्ट्र लेकिन कहीं ना कहीं भाषा परिभाषा बदलती जा रही जब से आपने एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन कर दिया है धर्म परिवर्तन को लेकर। हाँ। और आज बहुत बदल गया नेपाल। वहां पे आप खुद ही बताइएगा अभी जो है कितने सारे मस्जिद बनते जा रहे हैं। 14,73,000 मस्जिद हो गया। आप सर्च करें गूगल में, और अनऑफिशियली 5 लाख है। 14,83,000 गूगल में अभी दिखा रहा है एज एन डेट, और उसके ऊपर में 5 लाख और है। मैं गिना दूंगा, मैंने सर्वे कर चुका हूँ। तो 19 लाख मस्जिद बन चुका है, और उसके बाद में 7,000 तो आप इसे गलत या सही समझते हैं? नहीं, गलत तथ्य मैं कैसे दे सकता हूँ? दुनिया विश्व देख रहा है, गूगल का जमाना है। 1 मिनट में आप मोबाइल लीजिए, गूगल में सर्च करिए कितना नेपाल में टोटल नंबर्स ऑफ मस्जिद एट नेपाल टिल टुडे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। आप सर्च करिए, सीधा निकाल देगा 14,83,000 निकालेगा। लेकिन और 5 लाख का नहीं निकल रहा है। वो 5 लाख का भी अभी हम दे देंगे डाटा। तो 19 लाख बन चुका है। बुरा क्या है इसमें? बुरा क्यों नहीं है? हिंदू का देश है, हिंदू का जन्म स्थल है। वहाँ में जाके मुझे तो बांग्लादेशी लेके घुसपैठिया आगे बैठ रहा है। और उसके बाद में आपका पाकिस्तान से आ रहे हैं, इंडिया का यूपी से जा रहे हैं, यूपी से भी जा रहे हैं वहाँ। तो ये रोंगे मुस्लिम रोंगे आ रहे हैं, बर्मा से आ रहे हैं। तो ये लोग आने से क्या है, अराजकता फैल गया। अराजकता फैलने से हमारा हिंदू लड़के रेप हो रहे हैं, सुरक्षित नहीं है। और उनका वहाँ रहने का कहीं ना कहीं इसे सुरक्षा के खिलाफ मांग रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा इसमें आम जनता की सुरक्षा कहीं ना कहीं भंग होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही, 100% सही है ये तो। आप चाहते हैं नेपाल एकदम हिंदू राष्ट्र रहे? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ सिर्फ हिंदू रहे। हाँ, हिंदू ही है, और हिंदू ही का देवी देवता का जन्म स्थल भी है। खाली हिंदू बनाने का हमारा मकसद है, क्योंकि पहाड़ से ही हिंदू है, और पहाड़ है और हिंदुत्व ने ऋषि मुनि ने तपोभूमि कहाँ किया? नेपाल में किया। मुक्तिनाथ जहाँ से सबका मुक्ति होता है कहाँ है? नेपाल में है। दामोदर कुंड नेपाल में है। पशुपतिनाथ, नाथ में महानाथ, 3 नाथ है, पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबका भेड़ासन तार जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा पावरफुल शक्ति किसके पास है? पशुपतिनाथ के पास है। इसलिए सारे टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। उनका क्या गलती? ये आंदोलन में उन्होंने भी चौपट में आया बेचारा। वो भी एक सोचने का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमारा देखिए संस्कृति का एक रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। तो हमारा देखिए चाइना से, हमारा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना भारत से, क्योंकि हमारा जनकपुर में जो सीता माता और भारत में अयोध्या में राम। तो हमारा एक रोटी बेटी का रिश्ता है, और एक हमारा संस्कृति का रिश्ता है, एक हमारा संस्कार का रिश्ता है। जो संस्कार है वो गलत नहीं कर सकता। जो संस्कार में है ही नहीं वो अराजकता फैला देगा, वो गलत करेगा। आपकी जनता ने सुशीला कार्की को ही क्यों चुना? अगर राजा शासन चाहते थे आप लोग तो राजा शासन वहां आ सकता था। एक नाम बहुत अच्छे से आप जानते हैं जो अभी चर्चित में रहे, उन्होंने कल एक पहला स्टेटमेंट भी अपना दिया सामने। नहीं, ऐसा राजा शासन जब तक नहीं आएगा हमारा संस्कृति का संरक्षण। आप चाहते हैं राजा शासन वापस आ जाए? राजा शासन चाहिए। ये वहाँ में एक आदमी ही देश चलाने का देश है। तो फिर तो सुशीला कार्की की सरकार वहाँ कब तक टिकेगी किसी को नहीं मालूम। क्या पता उनके साथ भी ऐसा कुछ होने लगे। नहीं, ये टिकने का तो हम गारंटी नहीं दे सकते। नेपाल ऐसा देश है, देवी देवता का देश है। जब देवी देवता देखिए 27 प्रकार का देवी देवता है। नव दुर्गा बोलते हैं हम लोग। ये नव दुर्गा में आपका देखिए 9 देवी दुर्गा होता है। उसको 7 10 दिन में पड़ा हुआ है। सर्वस्व सर्वशक्ति समन्विते भयम स्त्री 9 देवी दुर्गा देवी नमस्तुते। 9 दुर्गा, नव दुर्गा का आप पूजन करते हैं। 9 देवी सर्वशक्ति समन्विते भयम स्त्री 9 देवी दुर्गा देवी नमस्तुते बोलता है। जहाँ आप 9 दिन व्रत रह के आप पूरा दुर्गा माता का 9 माता का पूजा करिए, आपका 7 शक्ति प्राप्त होता है 10वां दिन में। ये लिखा हुआ है। और कन्या को पूजिए, आप 9 कन्या पूजिए। क्यों 9 कन्या? 9 माता का 9 कन्या पूजिए, और उनको 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के अंडर में होनी चाहिए, और वो पूजिए तो आपको 7 शक्ति मिलता है। तो वो देश उसका है, इनका नहीं है। तो ये राजनीति दल का नहीं है, ये लोकतंत्र का नहीं है। ये इसलिए राजा का आवश्यकता है, इसका वजह से। तो आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद भी जो है सुशीला कार्की को अभी भी कुछ वहां पे जो प्रदर्शनकारी गुट है अभी भी उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं? कुलमान सिंघिंग का जो नाम आगे बढ़ा रहे थे उनको भी अगर आप इस नज़र से देखें तो कहीं ना कहीं बदलाव है।
कुलमान घिसिङ का नाम आगे बढ़ रहा था, बालेन शाह का नाम आगे बढ़ रहा था, हरकर संपा का नाम आगे बढ़ रहा था। हरकर संपा का हम नहीं बोलते, काम करता है, लेकिन उनका एक नेगेटिव पॉइंट है, वो क्योंकि गाय काट दिया बीच में धरान में, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा वो पास्टर को ये करके वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है, वो उनका नेगेटिव है। और बाकी काम में उनका परफेक्ट है, 100% एक्चुअल है, वी कैन सपोर्ट हिम। और बालेन शाह प्योर हिंदुत्व में काम कर रहे हैं। बालेन शाह बोलता नहीं है, काम करता है। और कुलमान घिसिङ भी काम का है। ये लोग हिंदुत्व में टिके हुए हैं, उनका नाम आना जायज़ है। और ये जनता देखने का समय है, विचार करने का समय, एनालिसिस का है, छलफल का विषय है, चर्चा का विषय है, ये होते रहेगा। लेकिन सुशीला कार्की को इमीडिएट इफेक्ट में बैठाना, 2-3 गुट हुआ, उसका वजह से वो बैठाया। अभी वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को कुछ निर्णय लेना था, और हमारा पड़ोसी देश हमारा भारत से भी हमको पूछना था। इसके बाद आपको लगता है जेनजी प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा शांत हो जाएगा? और ये तो अभी इतना डिसीजन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी इसको देखेंगे, इसका कार्यकाल देखेंगे, इसका एक्टिविटी देखेंगे, किस तरीके डे टू डे व्हाट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी शी विल कैरी आउट, किस टाइप का एक्टिविटी वो करेंगे, किस तरीका, किस मूड में वो बात करेंगे, किस भाषा में, शब्दों में वो प्रयोग, कौन शब्द वो प्रयोग करेंगे, जुडिशियल करेंगे ना एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे ना नॉर्मल जनरल शब्द प्रयोग करेंगे। 3 शब्द होता है आपको बात करने के लिए। हम मीडिया का शब्द है, मीडिया का शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, और जुडिशियली समस्या आया, हम जुडिशियली शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव में कुछ मसला फंस गया, एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द प्रयोग करना पड़ेगा, और सामान्य गाँव में जाता हूँ तो जनरल शब्द प्रयोग। तो 4 शब्द प्रयोग होता है देश में सबके लिए। तो इसलिए अभी वो कौन शब्द प्रयोग करती है उसको सुनना पड़ेगा, बुझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, उसका बाद में कहा जाएगा कि ये कितना दिन टिकने वाली है। देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा संकट भी जो है इस वक्त नेपाल पे मंडरा रहा है। आप एक बात समझाइए, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, उन लोगों ने जो है तख्ता पलट कर दिया, सरकारें गिरा दी, वहाँ पे तोड़फोड़ कर दिया, नुकसान कर दिया, हिल्टन जैसी बिल्डिंगों को जला दिया, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में नुकसान कर दिया, एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को जला दिया जिंदा, गाड़ियाँ फूंक दी, एक दूसरे को मार दिया, आर्मी लोग भी मर गए। कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी बनता है, जेलों में 7,000 से लेकर 12,000 कैदी भाग गए, और पुलिस के हथियार भी लूट लिए गए। आपको नेपाल के कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी गंभीर है, आप ये समझाइए आप मुझे। नेपाल में कानून व्यवस्था है ही नहीं, कानून व्यवस्था ही नहीं है। इस हादसे के बाद तो वैसे भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है, कानून व्यवस्था है। और सबसे बड़ा एक टोटल 16 साल उसका लाइफ में करी, 10 रवि लामछाने, वो भी जेल में था। बहुत बड़ा आरोप लगा है, GFR जनरल फाइनेंस रूल बहुत बड़ा, ये नॉर्मल कैबिनेट नहीं होता है, उसके लिए स्पेशल कैबिनेट होता है। और उसको जो जनरल फाइनेंस को जो धक्का पहुंचाता है, जो नुकसान करता है, उसका आजीवन सत प्रावधान है CRPC में। वो क्रिमिनल में आ जाता है, वो CRPC में आता है, CPC में नहीं आता। CPC सिविल सूट होता है, CRPC जो है क्रिमिनल सूट होता है, तो उसमें आता है। उस बंदे ये आज देश को बर्बाद कर दिया, और झूठ बोलने काम 1 रुपये का नहीं किया, तो रवि लामछाने ने सारा कैदी को लेके भाग गया, उसने खुद ही। और आगे बाद में फर्जी दस्तावेज बनाया, बाहर निकालने के बाद में बोलता देखो मैं तो विधि पूर्वक बाहर आया हूँ। देखिए कितना बड़ा ये है, और अनपढ़ है, गवार है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, खाली बोलने के लिए तो ओढ़ नहीं सकेगा, उसको कोई भी नहीं सकेगा। और उस जनता जानना चाहता ने एक प्रोग्राम बनाया, उसका ऊपर हत्या का आरोप है, उसका ऊपर लूट का आरोप है, उसका ऊपर ठग का आरोप है, बहुत आरोप है, और अनपढ़ है, मैट्रिक पास है। तो बोलने से नहीं होगा, काम करने से ही होता है। सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है कि काम और अचीवमेंट। तो क्या आपको लगता है कि नेपाल फिलहाल डी फैक्टो आर्मी कंट्रोल में है, या इसे भी हम छुपा हुआ कोई सैन्य शासन मान सकते हैं? अभी हम इस मान सकते हैं कि फुल्ली सुशीला कार्की के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। आर्मी भी बैक साइड से वॉच मॉनिटरिंग में रहेगा, वेट एंड वॉच एंड सी बोलते हैं, इस तरीके से रहेगा, और मॉनिटरिंग में भी रहेगा। और डे टू डे उनका स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा, और युवा का मोड भी देखना पड़ेगा कि युवा लोग, अब जेनजी युवा लोग किस तरह का मोड लेते हैं और किस तरह से। कहीं ना कहीं जेनजीज के हाथ खुल गए हैं, उन लोगों ने वो करके दिखा दिया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन लोगों ने सत्ता पलट दी। वैसे तो बहुत सारी कंट्रीज अभी ऐसे हुए जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, जेनजीज और युवा पीढ़ी और बहुत सारे लोगों की वजह से कुर्सियां बदली गई हैं, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे 1-2 कंट्रीज और, श्रीलंका है, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में अब हो गया, और उसके बाद में फ्रांस में अभी फ्रांस में चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि अब ये लोग रुक जाएंगे, या अभी भी ये प्रोटेस्ट ऐसे चलता रहे? नहीं, पर जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे, जब तक नेपाल का हालत नहीं सुधरेगा, जब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जनता का सुविधा नहीं होगा, तब तक तो आंदोलन करना ही पड़ेगा। नेपाल को ऐसे चुपचाप छोड़ देने से तो लोग बेच के खा के चल देंगे,
क्योंकि ये नेपाल सबसे बड़ा लोकतंत्र बोलता है, लोकतंत्र चलने वाला देश है। बेच के चला जाएगा, नाम हटा देंगे, उसमें लगा धर्म परिवर्तन। आज प्रचंड स्वयं क्यों नाम बदलता नहीं है? वो स्वयं ईसाई है। बाबुराम भट्टराई स्वयं ईसाई है। एकनाथ ढकाल स्वयं, तो एकनाथ नाम क्यों रखना? डोमिनिक रखो, रेमंड रखो, मैथ्यूस रखो। तो जब बदलते हो तो नाम भी बदलो ना, क्यों नाम वो रखते हो? तो कहीं ना कहीं, और धर्म परिवर्तन में ये लोग करा रहे हैं। तो इसलिए अभी हमारा मंच का कहना था, आपको लगता है धर्म परिवर्तन रुक जाएगा? ये नहीं रुकेगा। ये जब इस तक कदम के बाद आपको लगता है धर्म परिवर्तन रुक जाएगा? इस कदम के बाद नहीं रुका तो अभी हम लोग भी खाली ये आंदोलन नहीं, अभी आप तो ये आंदोलन तो छोड़ दिया। अभी शुरुआत है आंदोलन की। ये साधु संत लेके नेपाल हिन्दू राष्ट्र पुनर्गठन मंच बहुत बड़ा एक आंदोलन करने वाला है। वो तो इन लोगों के तो खाली 1 करोड़ नहीं किया, हम लोग 5 करोड़ का तबादले लेके करने वाला है, ताकि उसी दिन हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर हो, उसी दिन धर्म परिवर्तन करने वाला सब भाग जाए। हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने का मतलब आप सही से समझाइए। आप जब किसी राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? बाकी मुसलमान, बाकी क्रिश्चियंस वहां से भाग जाएं, उन लोगों को निकाला जाए, या क्या? आप मतलब हिंदू राष्ट्र क्या देश ही नहीं था, कहाँ से आया? ये घुसपैठिया है। आप क्यों अभी तो लोग हैं वहां पे। नहीं, वो घुसपैठिया है, धर्म कन्वर्टेड वाले हैं। वो तो अपने घर वापस से आ जाएंगे। अगर रहना है तो वापस आएंगे, नहीं तो नेपाल क्रिश्चियन रहने का देश नहीं है, नेपाल मुस्लिम रहने का देश नहीं है। नेपाल में जो चुराटा बोल के राजा का टाइम में पहले पुराना काल में थे, उनका अधिकार है, वहाँ रह सकता है वो मुस्लिम, पुराना मुस्लिम रह सकता है। ये नया जो घुसपैठिया मुस्लिम है ये नहीं रह सकता है। और क्रिश्चियन तो वहाँ था ही नहीं, उनको तो एक क्रिश्चियन को भी रहने का अधिकार नहीं है वहाँ में। कौन नहीं, किसने बोला? हिंदू देश में क्रिश्चियन आगे बना हुआ है, प्रमोट करो। और आज आप गूगल में सर्च करिए, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट कन्वर्सन इन द वर्ल्ड, एट द वर्ल्ड बोल के आप गूगल में डालिए, नेपाल आ जाता है। क्यों आता है? तो इसका मतलब सारा मिशनरी नेपाल घुसे हुए है। इसका मतलब हम लोग क्या अनपढ़ है? आप लोग का कहीं ना कहीं मकसद ये है कि इन लोगों का भी सफाया, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, अभी 55 लाख मुस्लिम हो चुका है नेपाल में, 55 लाख। तो कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। ये अभी 20 संसद मुस्लिम क्रिश्चियन हो चुके हैं, ईसाई 20 हो गया अभी संसद में। प्रचंड स्वयं ईसाई है, एकनाथ ढकाल स्वयं ईसाई है, बाबुराम भट्टराई स्वयं कैथोलिक है। तो ये सारे मिला के 20 संसद हो चुका है। तो इस तरीके से तो देश तो मुस्लिम होना ही है, नेपाल नाम हटना ही है, मिटाना है। ये लोग सब बर्बाद करने में तुला हुआ, इसलिए इनको देश चलाने नहीं दे सकता है। ये आवश्यकता था, ये आंदोलन नहीं बोलिए, ये परिवर्तन का ये था, परिवर्तन हो गया। अभी और एक आंदोलन हिंदू राष्ट्र की तरफ से भी होगा, और इसको हम ऐसा करेंगे, उसी दिन डिक्लेयर हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होगा। और प्रधानमंत्री वहाँ रहेंगे नहीं, राज सस्ता सिस्टम देंगे, एक आदमी चलाएगा तो वो बेचेगा। और वो एक आदमी कौन होगा जो इसे चलाएगा? राजा चलाएगा, राष्ट्रपति चलाएगा। वो 200 तो आप अपनी नजर में राजा किसे देखते हैं नेपाल का, जो इसे सही से चला सकता है, जैसा आप जो आम जनता चाहती है वैसा कर पाए? नहीं, पिछला बैकग्राउंड में अभी हम लोग एडवाइस करेंगे, हम लोग जैसा बंदे जो साथ में रह के एडवाइस करेंगे। फिर भी कोई एक दो नाम तो होंगे जिनको लेकर आप सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ये राजा शासन में बैठा रहे और ये शासन चलाएगा तो शायद कहीं ना कहीं नेपाल का भविष्य अच्छा होगा। भविष्य ब्राइट और फ्यूचर दो घंटा में तो हम भंसार जीरो कर देंगे, ये तो वचनबद्धता है। और 1 करोड़ युवा 1 महीना में हम भर्ती करेंगे, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू हम वो करेंगे। और उसमें ईसाई को तो नहीं देंगे हम लोग करिए, मुस्लिम को नहीं देंगे लोग करिए, हम देंगे केवल हिंदू को। ये हमने ऑलरेडी तय कर चुका है, इसलिए ये होना ही तय है। ये जितना बोले ये हम अपना काम हम कर रहे हैं, और आगे चलेगा, काम होगा, और सब कुछ अच्छा होगा, और ब्राइट फ्यूचर होगा। और डिप्लोमेटिक डायलॉग, फॉरेन पॉलिसी क्या बोलता है? फॉरेन पॉलिसी इनको पता नहीं क्या है, विदेश पॉलिसी क्या है, नीति। आप राजनीति बोलता है, राजनीति क्या का मतलब है? राजनीति का मतलब नीति करो, बनाओ, काम करो, उसके बाद राज करो। तो बिना नीति बिना काम राज करेगा तो भगाना पड़ेगा। साफ शब्दों में लिखा हुआ है उसमें शास्त्र में। राजनीति का मतलब नीति बना के राज करना है। नीति, इम्प्लीमेंटेशन, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग, देन राज स्टेटस। कैसे स्टेटस मांगती हो तुम पहले हमें? और पढ़ा लेगा, व्हाट इज योर नेम बोलने से बोला मैं तो अहिले भर्खर आए। इस तरीका का जनता है नेपाल में। ये क्या काम करे? डॉक्टर लिखता है गोली चलाने का डॉक्टर, कोई डॉक्टर है हत्या करने का डॉक्टर, कोई डॉक्टर लिखता है ये अभी ये स्वर्णिम वागले हाँ। विदेशी आया डॉक्टर स्वर्णिम वागले बोलता, वो डॉक्टर आर्मी हटाओ, खत्म करो, देश को बर्बाद करो, वो डॉक्टर है। वो बोला संसद में, ओपन बोला, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके का डॉक्टरेट नेपाल में नहीं चाहिए। डॉक्टरेट चाहिए जो देश का विकास सोचे। जो डॉक्टरेट आए देश का जीडीपी ले आए। जीडीपी का मतलब ही पता नहीं, इनका परिभाषा ही पता नहीं है इनको, क्या जीडीपी ले आएगा, ये कहाँ से जीडीपी आता है, कौन सब्जेक्ट से जीडीपी का ग्रोथ होता है, इनको पता है? हमें पूछा है, आप बहस कराइए आप चैनल में। इनको जीडीपी का मतलब नहीं है, ग्रोथ डेवलपमेंट
प्रोजेक्ट, इनको ये भी पता नहीं, इनको प्रॉपर्टी ये नहीं, प्रोजेक्ट नहीं, कुछ नहीं, इनको उस चीज़ का पता नहीं। इनको खाली अपना संपत्ति बनाया, वो संपत्ति फूक दिया ना, उसका हमारा दुख नहीं है, क्योंकि जनता का पैसा का संपत्ति है। आप इसमें भी देखिए, तो कहीं ना कहीं आए नुकसान आप लोगों का भी नहीं है। हम लोग का है, तो हमको तो नहीं ऐसे ही नहीं मिल रहा था, उससे नहीं मिल रहा था। सुनिए आप, हमको ऐसे ही नहीं मिलता था, उससे ही नहीं मिलता था, उनका ही होता था, उनका खानदान खाता था, उससे ऐसा चला गया, उसका खानदान को तो नहीं मिलेगा, हमको तो मिलता ही नहीं मिलता, हमारा हाथ से तो जा चुका था। तो इसीलिए उसमें कोई नुकसान नहीं था। आप इस तरह से सोचिए, क्योंकि सोचने का भी जरिया होता है, सोचने का भी दिमाग होता है, जिसे टेक्निकल एनालिस्टिक बोलता है। इंजीनियर लोग एनालाइज करते हैं, एनालाइज करके एस्टिमेट बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, हम इतना रुपया में ये प्रोजेक्ट बनाएगा लाभ, ये होता है बिल्कुल उसमें कायदा में। तो उनको तो वो हमारा पैसा था, लूटा, बनाया, वो चला गया, उसका खानदान खाते थे, हम लोग हाथ से तो गया, हम लोग को तो मिलने वाला नहीं था, पेशाब पे मिलने वाला नहीं था वहाँ से, तो उसके अच्छा तो चला गया, ठीक ही है। इनका ये इनका भ्रष्टाचार पैसा है, उनके साथ रहने नहीं देना। और जितना इनका अभी केपी ओली का कमोडिया में 3200 करोड़ का टेलीकम्युनिकेशन शेयर है। अब गगन थापा का जर्मनी में होटल है 5 स्टार। और ये रवि लामचंद जो आया 40,000 का नौकरी करने वाला, मैं 40,000 का नौकरी करने वाला, मेरा पास कल 12 करोड़ आया, तो क्या आप नहीं पूछने का अधिकार है क्या? क्वेश्चन कहाँ से आया पैसा, कैसा राजनीति बिल्कुल का अधिकार है। बिल्कुल पूछना है आपको। ये राइट है, राइट टू रिजेक्ट, राइट टू कॉल, राइट टू मेमोरी रिमाइंड, ये बोलता है विलियम शेक्सपियर ने 1860 में बोल के गया है, लिख के गया है ये सब। तो इसीलिए हमको ये चीज, नेपाल की फाइनेंस मिनिस्टर को 20 सड़क पे दौड़ा के मारा लोग। अरे वो तो पूरा पैसा रखेगा घर में, तो उन्हें मारना पड़ेगा ना। पैसा जनता के लेके वहां रख रहे हो, जनता भूखा है, विदेश जा रहा है, बर्तन धो रहा है, तो नहीं मारेगा तो किसको मारेगा? आप बोलिए, आपको भी मारेगा, आपके पिताजी पैसा रखेगा, कुछ नहीं देगा, आपको खाने नहीं देगा, तो आप ही मारेंगे पिताजी को। पहले इतना पैसा हुआ खाने तो दो। इस तरह होता है, इसलिए इनका ये देश चलाने का लायक नहीं है। ये स्वयं सब मिलके केवल एक मात्र काम में आया है, भ्रष्टाचार करे, देश को बर्बाद कर दे और नाम मिटा दे, ईसाई बना दे। इनका ये मकसद है, वो मकसद है। और देखिए, मुस्लिम आया, रोहिंग्या से आया, कहाँ से आया, फटक से उसको राजनीति में घुसा के पार्टी का अध्यक्ष बना रहा है और उठा रहा है और प्रमोट कर रहा है। तो कितना बड़ा दुख का बात है। देवी देवता का जन्म स्थल है, उसको तो थोड़ा रखो। तुम तो आपने दाल तो लिखते हो, नाम तो हिंदू का लिखते हो, काम तो बदल चुके हो, नाम तो ऑलरेडी तुम ईसाई बन चुके हो, धर्म तो परिवर्तन कर चुके हो। इसको भी जनता को जानना आवश्यक है। आपको अगर आप जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि नेपाल में इस वक्त कितने 14,83,000 मस्जिद अभी गूगल में आपको शो करेगा। हाँ। और 5 लाख अभी मैं आपको डाटा दूंगा उनका इन एडिशन। इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे जिस तरीके से आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? ये लोग सब जाएंगे वापस, जहाँ से आया वहीं जाएंगे। आपको मैं आज बताता हूँ, जहाँ से आया, जो गांव जिसका है वो गांव में जाएंगे। जब यहाँ आप बैठे, आप उन गांव के लास्ट में आप वो गांव जाओगे ना, ऐसे वो भी जाएंगे अपने गांव। वहाँ आने का अधिकार नहीं है उनका, वहाँ रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो घुसपैठिया है। उसको बट घुसपैठिया है, इस बात का सर्टिफिकेट कौन देता है? आप मुझे समझाइए। नेता देते हैं, यही जो दलाल। नेता तो हम नहीं बोलते। देखिए, नेता किसको बोला जाता है? नीति करके राज करता है, इम्प्लीमेंट करके तब उसको राज करता है, तो नेता बोलता है। इनके नेता का लाइन है, क्योंकि ये लोग ने दलाली का काम किया, और नाम नेता, काम दलाल। तो इसीलिए इनका कोई मीनिंग नहीं है, भाषा ही नहीं है इनका ऊपर। मैं तो मेरा, आप यूट्यूब में जाइए, कहीं भी सर्च करिए, हमने जितना भी बुलाया, हम दलाल के नाम बोलते हैं। हमको बहुत, मेरा साथी लोग ने पूछा है, आप क्यों ऐसे बोलते हो? हम बोला, आप लोग काम ही ऐसा करते हो यार, क्या करूँ मैं, बताओ। आप जो काम करते हो, अभी मैं पेशा में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलने में मुझे क्या दिक्कत? मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को ब्राह्मण बोलने में क्या दिक्कत है? तो अब जो आप काम कर रहे हो वो तो बोलो भाई। ये मेरा कहना है। मेरे दुश्मन नहीं है इनसे, मेरा दोस्ती है, सबसे यार है, बातचीत करता हलो आए होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ, तुम लोग दलाली का काम करते हो, काम खाली नाम नेता का। ये मैं पूछता हूँ, क्यों करते हो? और नहीं सकते हो तो छोड़ दो भाई। आपको हम बना नहीं सकता तो बिगाड़ने का मेरा अधिकार नहीं है। ये क्यों बिगाड़ रहे हैं? ये है मेरा नाराज, ये है मेरा दिक्कत, ये है मेरा धर्म परिवर्तन का दिक्कत, ये देवभूमि का देश। और आज तुमने देश बर्बाद करके नाम मिटाने में लगे हो, और जनता, वही हिंदू जनता से वोट ले रहे हो, वही हिंदू जनता को तुम बर्बाद करने में लगे हो। तो कितना बड़ा षड्यंत्र हमारा हिंदुत्व। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा ये। चलिए थोड़ा भारत के दृष्टिकोण से भी देखते हैं इस मैटर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कोर्की को जो है शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत नेपाल की शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। आप भारत की इस पहली प्रतिक्रिया को किस नज़र से देखते हैं? ये तो बहुत ये है, देखिए, ये हमारा भारत में प्रतिक्रिया, नेपाल भारत नाम अलग है, देश अलग है, संस्कृति एक है। आप इसमें आइए, तो वो तो देना ही है, हमारा संस्कृति है, हमारा ड्यूटी है। हम रोटी बेटी का रिश्ता है,
नॉट ओनली दैट, रोटी बेटी का भी रिश्ता है। अब भारत में हमारा कितना नेपाली लड़के लोग शादी करके बैठे हुए हैं और कितना भारतीय लड़के नेपाल में शादी करके बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो इसको हम रोटी बेटी के रूप में देखते हैं। तो हमारा पड़ोसी भी नहीं देखते, दामाद और ससुर का रिश्ते के हिसाब से देखते हैं। तो ये बोलना इनको है, इनको देखना है कि उनको बोलना है कि तो ठीक है, धन्यवाद देना है, और उनका आगे क्या करती है वो भी देखना है। तो इसीलिए वो हमारा एक फर्ज है, फर्ज भी है, और बोलना इसका हमारा एक सिस्टम भी है। तो इसीलिए हम उनको धन्यवाद तो देना जरूरी है। और भारत से हम लोग का अपेक्षा क्या है संस्कृति में, जैसे अब हमारा भारत में जितना आपका संस्कृति है, हम लोग टूरिज्म पर्यटक के रूप में आते हैं, देखते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, जाते हैं, और भारत से भी नेपाल जाते हैं, पर्यटक के रूप में जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। तो हमारा रिश्ता देखिए ना कितना सुंदर है, कितना दोस्ती है, कितना यार है, कितना घनिष्ठ है हम लोग। तो उस हिसाब से भी हमको तो ये करना है। और भारत के खिलाफ में अगर कोई बोलता है, नेपाल के खिलाफ में अगर भारतीय कोई बोलता है तो वो गलत बोलता है। मैं बोला तुम लोग का मेंटेलिटी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो संस्कार से जुड़ा नहीं है, इसलिए बोलता है। जो संस्कार से जुड़ गया, बन गया, वो गलत बोल ही नहीं सकता है। तो मोदी जी एक संस्कारी है, चाहे पूजा करे चाहे ना करे, चाहे पंडित हो चाहे ना हो, उसका क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन संस्कारी तो बहुत जरूरी है। संस्कार है, अपना काम करते हैं, संस्कार में धर्म में ये करते हैं, विश्वास करते हैं और धर्म को चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस तरीके के जरिए से भी उन्होंने बोला कि ठीक है हमारा ये, और पहला मंत्री भी है, और वो भारत विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है, BHU से। तो इसलिए सारे चीज पहली प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, महिला पहली प्रधानमंत्री महिला है। तो इसीलिए इस जरिए से दिया, और आगे अच्छा काम करने का भी आवश्यकता है। जरूरत पड़े गाइडलाइन ले भी सकते हैं, हम पूछ भी सकते हैं कि हम किस तरीके से जाएंगे, हमारा मेनू क्या होगा, और हम लोग को किस तरीके से हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए हमका रिलेशंस को एकदम मजबूत कराने के लिए हमें क्या कर सकते हैं, क्या कॉल करनी चाहिए। और विदेश पॉलिसी, अब देखिए फॉरेन पॉलिसी लोग कैसे बात किया जाए, कैसा डिप्लोमेटिक कैसे किया जाए, इनको पता ही नहीं। तो इसीलिए रुकना बहुत है, ऐसा एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो चलाए। अगर हमारा जो पहला राजा का टाइम में देखिए कितना ये था, कोई घुसपैठिया नहीं था, कोई धर्म परिवर्तन नहीं था, 5 चीज तो गारंटी। अब जैसे घुसपैठिया का बार बार नाम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करते हैं, जो भू राजनीतिक पहलू रहे हैं, जैसे ओली का चीन झुकाव और BRI प्रोजेक्ट्स और भारत के टकराव सबको पता है। क्या इसे पूरे आंदोलन में चीन और अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज किया जा सकता है? ना 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 ना, ये समर्थन है कहीं ना कहीं। चाइना भी, अमेरिका तो क्या चाहता है, अभी अमेरिका में डॉलर इधर में आपका रेट बढ़ा दिया, डबल कर दिया, टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ाने से घाटा हो गया। तो ये घाटा का वजह से, लेकिन भारत नहीं डरता इससे। नहीं, भारत नहीं डरता। भारत तो चाइना और उससे मोदी जी मिल चुके हैं, तो उसके वजह से वो सोचता है कि अभी हम एक ही जगह है, एक ही देश है, जहाँ की साला ये नेता को हम खरीद के मेरा पैकेट में है, ये लोग एक थोड़ा पैसा डॉलर देने से आ ही जाता है, तो इनको लेके मैं नेपाल को लेके भारत को थोड़ा डाउन करूँ, ये भी। तो आप ऐसा, आपको लगता है अमेरिका डाउन कर देगा नेपाल? नहीं, ये सोचता है, लेकिन ये सपना है, ये हो ही नहीं सकता ना। जितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, और ससुर और दामाद में झगड़ा हो, तो वो लकड़ी तो हिलाना ही पड़ता है ना जलाने के लिए, वो ऐसा है, उसमें ये परमानेंट रेगुलर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उनको वो समझ में नहीं आया, वो उनका अपना। अमेरिका ने भी हाल फिलहाल में MCC के तहत $500 मिलियन का निवेश किया था। क्या यह चीन भारत प्रतिबद्धता से अलग कोई अमेरिकी एजेंडा भी रहा है? नहीं, उसमें ये जो $500 करोड़ दिया था, वो एक परियोजना का माध्यम से था। तो ये MCC मतलब एक 1860 का NGO है। तो ये पैसा 500 करोड़ सीधा इन लोग का जेब में गया। किसके जेब में गया? नेता के जेब में, ओली सरकार के जेब। ये ओली देवबा सब है, या में कोई ये नहीं है, ये सब जितना है वो सब क्या है जेब में गया। गगन थापा ने तो सब स्वयं कहा है कि भारत में जाते हम बोला चाइना इतना रुपया दिया, तुम कितना देगा, कंपेयर करके मांगे। और फिर अमेरिका जाते हैं, बोला भारत इतना दिया, चाइना दिया, तुम कितना दोगे, तुम थोड़ा ज्यादा तो बड़ा देश हो, ऐसा बोल के मांगेंगे। और ऐसा करके वो पूरा चिल्लाया, उसका वीडियो सार्वजनिक हो रहा है, दुनिया जान रहा है, देश जान रहा है, विदेश जान रहा है। तो इस तरीके का दलाल लेके देश चलाएगा, भीख मांग के। पॉलिसी होता है, प्रोजेक्ट्स होता है, एस्टिमेट होता है। फिर तो आप पाकिस्तान को क्या कहेंगे इस नज़र से? पाकिस्तान को तो इन्होंने, पाकिस्तान को तो वहाँ फिल्टर दे के वहाँ पाकिस्तान का इधर घुसाने का, नेपाल के जरिए तो पाकिस्तान यहाँ घुसा। अभी जो 1 तारीख में जो डिसीजन हुआ है नेपाली के ऊपर में, जो बॉर्डर में गृह मंत्रालय से, सैल्यूट करता हूँ मैं, वेलकम करता हूँ मैं इनको, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से नेपाल जाएगा, नेपाल से इधर घुसेगा। तो भारत के लिए तो, नेपाली के लिए तो कोई प्रतिबंध नहीं है। नेपाली के लिए तो अपना ID कार्ड दिखाओ, जाओ भाई। अब उनके पास तो ID कार्ड ही नहीं है, इसे घुस रहा है। तो एक दिन में नेपाल में ID कार्ड कैसा बनेगा पाकिस्तानी का? तो ये भी एक सुरक्षा व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, तो ये बहुत अच्छा वेलकम निर्णय है, अच्छा निर्णय है। और इसके लिए दोनों देश के लिए बेनिफिटेड है, नॉट ओनली भारत, इवन नेपाल के लिए भी अच्छा है।
और जब इधर एंट्री नहीं मिलेगा तो वो आएगा ही नहीं पाकिस्तान से, वो आएगा ही नहीं रंगिया से, वो आएगा ही नहीं वो कहीं से। तो इस तरीके का निर्णय को हम लोग को वेलकम करना पड़ेगा। इट इज़ वन ऑफ द पॉलिसी। क्या आप ये मानते हैं कि कोई संयोग है कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे कई देशों में युवा नेतृत्व वाले आंदोलन लगभग एक ही पैटर्न के खड़े हो गए? एक ही पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा था, जहाँ जहाँ युवा इस तरीके का आंदोलन करते हुए सरकार पलट दे, तख्ता पलट कर दे, सरकारें गिरा दे। ये क्या है आपका, देखिए श्रीलंका में जो युवा ने ऐसा किया, श्रीलंका में भी भ्रष्टाचार का ही, ये जो भ्रष्टाचार जो है ना, बहुत बड़ा एक दिमाग है, बहुत बड़ा दिमाग है ये भीतर भीतर टनल बना देता है। बहुत 2 घंटा 5 घंटा भी आप चलते रहेंगे तब भी टनल नहीं पहुंचेंगे, इस तरीके का दिमाग है। श्रीलंका में भी यही था, दिमाग था। और चाइना का 100 करोड़ के ऊपर में लोन है, खाने के लिए राशन नहीं है, भूखमरी आ गया था, तब इसलिए युवा ऑटोमेटिक निकाल गया। मेन जड़ करप्शन है, हर मेन जगह जड़ करप्शन है। लेकिन जो है चाइना का एक बड़ा मुद्दा और भी आता है सामने कि अगर नेपाल में लंबे समय तक अस्थिरता रही, अगर इस तरीके की अस्थिरता रही, तो क्या यह चीन को और गहरी पैठ बनाने का अवसर दे सकता है? चीन को इन्होंने जब 11 गांव भेज दिया मुक्तिनाथ के पास, दामोदर कुंड के पास, 3 करोड़ में, ये दलालों ने, तो ये जो बेचता है, तो ये जो देश सीधा ही बेचता है एक को, जनता का संपत्ति को, तो उसको तो एक मनोबली तो इनकरेज तो बढ़ता ही है, बिल्कुल। 1 नंबर। 2 नंबर, अभी जो विद्या भंडारी पूर्व राष्ट्रपति महिला है, वो भी प्रथम महिला, प्रथम राष्ट्रपति, तो उसने चाइना जाके बोली है कि ठीक है तुम हमको फंडिंग करो, मैं प्रधानमंत्री बनूंगी, मैं ये करके, उससे 5-6 हज़ार करोड़ का डील हो गया। अच्छा, ये बीच में अभी देखिए पॉलिटिकल का, देखिए एनालिसिस देखिए आप, इन व्यू ऑफ पॉलिटिकल में हम जाते हैं अभी। तो उसके बाद में वो आने के बाद नेपाल में आगे हुए सक्रिय हो गई, सारे सांसद मेरे पास इतना सांसद है, ये तो आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं मीडिया से। तो वो क्यों उछल रही थी विद्या भंडारी, इसलिए उछल रही थी कि चाइना ने बोला वो पहाड़ी जितना भी हिली एरिया है उसको पूरा एग्रीमेंट कर दी, करना है उसके पास, और इतना करोड़ रुपया 5,000 करोड़ में एग्रीमेंट कर दी। तो इसके बाद चाइना पूरा ये ले गया, तो बचा क्या देश? पहाड़ी क्षेत्र जो ज़्यादा है वो सारे चाइना का अंडर चला गया, तो बचा गया। तो नेता का ये है, अगर राजनीति करना पड़ेगा, देश का संपत्ति बेच के राजनीति करने का कोशिश करते हैं, यहाँ भी पूरा देखा जा रहा है। और ये बाहर भी आ गया, उसका आंदोलन भी हुआ, इसका ऊपर भी सोशल मीडिया में आंदोलन छड़ना शुरू हो गया था, तो फिर बाद में शांत हो गया। तो इन द मीन टाइम सोशल मीडिया बंद हो गया, फिर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो ये सारे तमाम मुद्दे हैं नेपाल में जो उसको ठीक करना आवश्यकता है। और वहाँ एकदम बिल्कुल प्रेजेंस, जिसका पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जिसका पास एनालिसिस, हाउ टू गेट द एनालिसिस इन डिफरेंट कॉर्नर, उसका नॉलेज हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो और तजुर्बा हो। लेकिन आप पहले से कैसे जज करेंगे कि ऐसा होगा? मान लीजिए अब ये नए प्रधानमंत्री आपके जो है उसमें आए हैं कि जो है थोड़े महीने ही रहेंगे, लेकिन कैसे भरोसा कर लेंगे कि आप जो है अब थोड़ा कुछ बदलने वाला है? या सोचने पे सत्ता को मजबूर कर दिया आप लोगों ने कि जो है ये युवा पीढ़ी जो जेनजी प्रोटेस्ट वहाँ चल रहा था कि अब ऐसा है कि हमारे हिसाब से काम होगा? नहीं, ऐसा है, सोचने मतलब नेपाल में इतिहास बोलता है। नेता, अच्छा ठीक है, नेपाल का इतिहास बोलता है। आज तक तो डाटा पलट के देखिए आप, इतिहास बोल रहा है। तो अब यही इनको महाअभियोग लगा के नेता लोग ने बाहर भी कर दिया, पूरा टर्म चीफ जस्टिस में बैठ नहीं पाई। ठीक है, वो भी इनका पास, उनके साथ तो दिमाग ये होगा। मैं प्रधानमंत्री को ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अगर ये होगा, इसको सारे इम्प्लीमेंट करके जितना भी दोषी है इनका ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, और संविधान विघटन करना अति आवश्यक है। अगर संविधान विघटन नहीं करती है ये लोग, फिर चौड़ जाए तो फिर उल्टा पड़ जाएगा, युवा का ऊपर उल्टा पड़ जाएगा, देश का जनता के ऊपर गोली शूट साइट ऑर्डर लगा देगा। जितना नुकसान हुआ आज, वो सारे जेएनजी युवा के ऊपर लगा के, और 10% खर्चा हुआ तो 40% का ये लोग को ऊपर बोझ उठा देगा। ये इनका पक्का। तो आगे का रास्ता आप कैसे तलाशते हैं? आपके हिसाब से अगले 6 महीनों में नेपाल किस दिशा में जाएगा? क्या स्थायी राजनीतिक सुधार की ओर बढ़ेगा या अराजकता की और भी इसको बढ़ते हुए देखा जा सकता है? इसमें देखिए क्रिश्चियन लोबी भी हावी होके आया हुआ है यूरोपियन कंट्री से, ठीक है। मुस्लिम लोबी भी हावी होके आया हुआ है यूरोपियन कंट्री, मुस्लिम अरब कंट्री से। और इस तरीके से जो चीज चल रहा है, और हिंदू तो, लेकिन 6 महीने बाद आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं? नहीं, ये देश को स्थिरता में लाना, देश को विकास करना, देश में युवा प्रचलित करना, देश में जीडीपी, जब तक अर्थ नहीं होगा तो हमारा देश नहीं चल पाएगा। तो अर्थ कैसा, आपको लगता है 6 महीने में सब बदलने लगेगा? बदलने लगे मतलब ऐसा सुझाव सलाह आपके पास इंटरिम प्रधानमंत्री है, नहीं, वो अगर अपने मन से करेगी
जो चाहे वही करेगी दूसरा नेता का जैसा, तब तो फिर कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर वो सुझाव लेके जनता से, जनता का सुझाव मानेगी और जनता को पूछेगी कि क्या करना चाहिए मुझे, तो विद्वान युवा बहुत हैं, विद्वान युवा से विदेश से भी सुझाव लेगी, तब तो ये चला पाएगी। अगर बिना सुझाव डिसीजन लेगी तो कुछ नहीं चला पाएगी। कहीं ना कहीं एक जनता का आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या आप मानते हैं कि नेपाल का यह संकट आने वाले वर्षों में पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेत है? बिल्कुल है, ये तो बिल्कुल है। इसको जब तक हम हिंदू राष्ट्र दोबारा पुनर्स्थापन नहीं करते हैं और युवा प्रचलित नहीं करते हैं, भंसार जीरो नहीं करते हैं और विकास जीडीपी का रेट नहीं बढ़ाते हैं, ग्रोथ, तब तक हमारा देश संकट में है, रहेगा। और जो भी नेता बन के बैठेगा वो जनता से सुझाव लेना पड़ेगा, जनता से डिसीजन लेना पड़ेगा, जनता का निर्णय को ही निर्णय मानना पड़ेगा, तब जाके देश चल सकता है, जब जाके देश तरक्की में आ सकता है। जो अपने मर्जी से शुरू कर दिया काम करना, जैसा पहला पिछला में हुआ, आज तक हुआ है इतिहास में, तो ऐसा अगर आने वाला प्रधानमंत्री भी इस तरीके से काम करेगा तो देश चलना मुमकिन नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। ये देश चलेगा ही नहीं और रहेगा ही नहीं, और संकट आने वाला है और बहुत बड़ा संकट और बढ़ने वाला है। इसीलिए हम ये कहना चाहता हूँ कि जनता का साथ मिलकर, जनता का सुझाव लेकर और किस तरीके से आगे प्लानिंग भी जनता से ले ले। हाँ, अभी तो जनता सब सक्षम हो गया, तो शिक्षित हो गया, तो जनता से प्लानिंग ले ले कैसा करना है, तब जाके राज करे। ऐसे बिना नीति का राज करने से नहीं चलेगा, नीति के साथ राज करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। मेरे साथ इस वक्त ईआर विष्णु प्रसाद बरैल मौजूद थे, जो कि नेपाल से बहुत ही गहरा संबंध रखते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जितनी भी चर्चा आपने की, उससे एक बात समझ आ गया कि जनजी प्रोटेस्ट अभी ख़त्म नहीं होने वाला। भले ही हमारे पास, आपके पास वहाँ पे इंटरिम प्रधानमंत्री आ गई हैं और पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नेपाल में पहली बार। और हमने आज चर्चा की कि आखिर चाइना का भी क्या रोल रह सकता है, अमेरिका का भी कितना फंड्स एंड ऑल जितना मैटर रहा है। कहीं ना कहीं नेपाल की स्थिति बहुत ख़राब है। इसको इस मायने में बिल्कुल ना लिया जाए कि वहाँ सब कुछ बहुत जल्दी ही सही होने वाला है। इतना सारा प्रॉपर्टी नुकसान हुआ है, इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम कर रही हैं कि इसका भुगतान इतनी आसानी से नहीं हो सकता। जिस जीडीपी की बात हम बार बार कर रहे थे, हमने तो नेपाल की इस प्रोटेस्ट ने तो आधा बहुत नुकसान उसमें भी कर दिया है। तो इसी के साथ इस जन संदेश को हम यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे और बात करेंगे कि आखिर हल, समाधान और पूरा मैटर क्या था। तब तक के लिए नमस्कार।